हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत भक्ति काल के टॉपिक तक पढ़ लिया। आज का टॉपिक है उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल तो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और रीतिकाल किसने कहा? रीतिकाल को रीतिकाल कहने वाले कौन है? तो रीतिकाल को रीतिकाल कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने रीतिकाल का समय 1700 से 1900 संवत 1700 से 1900 तक रखा। और इस समय को ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक किन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है, संवत 1700 से 1900 तक। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 के समय को रीतिकाल की संज्ञा दी है। और रीतिकाल को अनेक नामों से भी जाना जाता है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर मध्यकाल किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और इसके श्रृंगार काल की बात करें तो श्रृंगार काल विश्वनाथ मिश्र ने कहा। इसको ही कलाकाल यानी कि रीति को कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। अलंकृत काल की बात करें तो मिश्र बंधु ने कहा। और रीति श्रृंगार काल की बात करें तो भगीरथ मिश्र ने इसको रीति श्रृंगार काल कहा। यहाँ पर रीति शब्द की बात करें ना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति शब्द का अर्थ है ना काव्यांग निरूपण से माना है। काव्यांग निरूपण यानी कि इसमें काव्य का वर्णन किया गया है, जिसमें रस, अलंकार, छंद, गुण, दोष, शब्द, शक्तियाँ इत्यादियों का इसमें काव्यांग निरूपण के अंतर्गत इत्यादि का वर्णन किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल को 3 प्रकरण के अंतर्गत विभाजित किया है। सबसे पहले है प्रकरण 1। प्रकरण 1 की बात करें तो इसमें सामान्य परिचय दिया गया है। प्रकरण 2 में है ना रीतिकालीन रीति ग्रंथकार कवियों का वर्णन दिया गया है। और प्रकरण 3 में रीतिकाल के अन्य कवि का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रकरण 1 सामान्य परिचय। इसमें रीतिकाल का सामान्य परिचय दिया गया है। अगर इस प्रकरण की बात करें ना सामान्य परिचय के अंतर्गत तो इसमें है ना आचार्य शुक्ल ने हिंदी कविता के विकास, लक्षण ग्रंथ, परिपाटी तथा रीति काल के परिवर्तन की समस्या का विश्लेषण करते हुए केशवदास एवं उस काल की सामान्य प्रवृत्तियों पर विचार किया है। अगर रीतिकाल की प्रवृत्तियों की बात करें तो रीतिकाल के अंतर्गत काव्यांग निरूपण की प्रवृत्ति पाई जाती है, पांडित्य इसमें प्रदर्शन किया गया है और श्रृंगार रस की प्रधानता है, मुक्तक काल की इसमें प्रधानता है रीतिकाल के अंतर्गत। और भाव पक्ष की अपेक्षा इसमें कला पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। ब्रजभाषा का स्वर्ण काल रीतिकाल को कहा जाता है वैसे। और इसमें 3 प्रकार के कवि मिलती हैं रीतिकाल के अंतर्गत, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। तो पढ़ते हैं रीतिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय। सामान्य परिचय की बात करें तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी कविता का विकास पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदी काव्य अब प्रौढ़ता को इम्पोर्टेंट है कि हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था। सन 1598 में कृपाराम तोड़ा बहुत रस निरूपण भी कर चुके थे। उसी समय के लगभग चरकारी के मोहनलाल मिश्र, कहाँ के? तो चरकारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगार संबंधी लिखा। तो श्रृंगार सागर श्रृंगार संबंधी ग्रंथ किसका है? मोहनलाल मिश्र का है। नरहरि कवि के साथ ही कर्णेश कवि ने कर्णभरण, श्रुतिभूषण और भूभूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे। श्रृंगार सागर की बात करें तो श्रृंगार संबंधी ग्रंथ है और कर्णभरण, श्रुतिभूषण और भूभूषण जो कर्णेश कवि का है, ये तीनों ही अलंकार संबंधी ग्रंथ हैं। रस निरूपण और अलंकार निरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशवदास जी ने काव्य के सब अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश सबसे पहले आचार्य केशव ने ही किया। तो काव्य रीति का सबसे पहले समावेश आचार्य केशव ने ही किया। पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। यानी कि कवि प्रिया के है ना कवि प्रिया के 50 वर्षों बाद तब भी कोई भी काव्यांग निरूपण की कृति नहीं मिली।
इसलिए काव्यांग निरूपण की अविरल परंपरा का प्रारंभ केशवदास जी किससे मानते हैं? चिंतामणि से। आचार्य शुक्ल है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, केस रीतिकाल के प्रारंभिक यानी कि प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो चिंतामणि को मानते हैं। प्रथम आचार्य चिंतामणि को मानते हैं। वैसे है ना डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास आदि रीतिकाल का प्रथम आचार्य केशवदास को मानते हैं। और सर्वसामान्य मत में भी यही है कि केशवदास रीतिकाल के प्रथम आचार्य थे। लेकिन अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बात करें तो ये है ना सबसे पहले चिंतामणि त्रिपाठी को ही मानते हैं। इसको आगे पढ़ेंगे। केशवदास जी को तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल के अंतर्गत ही मानते हैं। केशव के प्रसंग में ये पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारी कवि थे। तो वे अलंकारों का स्थान काव्य में समझने वाले कौन थे? चमत्कारी कवि थे। उनकी इस मनोवृत्ति के कारण ही हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विचित्र संयोग घटित हुआ। संस्कृत साहित्य के विकास क्रम की एक संक्षिप्त उद्धरणी हो गई। साहित्य की मीमांसा क्रमशः बढ़ते बढ़े जिस स्थिति पर पहुंच गई, उस स्थिति से सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली। उन्होंने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दिशा का परिचय कराया जो भामा और उद्भट के समय में थी, उस उत्तर दिशा का नहीं जो आनंदवर्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ, ये सभी संस्कृत के आचार्य हैं, द्वारा विकसित हुई थी। भामा और उद्भट के समय अलंकार और अलंकार्य का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था। रस, रीति और अलंकार आदि सबके लिए अलंकार शब्द का व्यवहार होता था। यही बात हम केशव की कवि प्रिया में भी पाते हैं कि उसमें अलंकार के सामान्य और विशेष के दो भेद करके सामान्य के अंतर्गत वर्ण विषय रखा गया और विशेष के अंतर्गत वास्तविक अलंकार रखे गए। यानी कि केशव की कवि प्रिया को है ना दो भागों में बांट देते हैं, सामान्य और विशेष को। तो सामान्य के अंतर्गत किसको लिखा गया? वर्ण विषय को, और विशेष के अंतर्गत वास्तविक अलंकार रखे गए। पर केशवदास जी के उपरांत तत्काल रीति ग्रंथों की परंपरा चली नहीं। कवि प्रिया के 50 वर्ष उसकी अखंड परंपरा का आरंभ हुआ। यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्यों भामा, उद्भट आदि के मार्ग पर न चलकर परवर्ती आचार्यों के परिष्कृत मार्ग पर चली, जिसमें अलंकार अलंकारे का भेद हो गया। हिंदी के अलंकार ग्रंथ अधिकतर चंद्रावलोक और कुवलयानंद के अनुसार निर्मित हुए। कुछ ग्रंथों में काव्य प्रकाश किसका है? तो मम्मट का। और साहित्य दर्पण का भी आधार पाया जाता है। काव्य के स्वरूप और अंगों के संबंध में हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के इन परवर्ती ग्रंथों का मत ग्रहण किया। इस प्रकार देवयोग से संस्कृत साहित्य के इतिहास की संक्षिप्त उद्धरणी हिंदी भाषा में हो गई। ये भी याद रखना है, काव्य प्रकाश किसका है? मम्मट का। और साहित्य दर्पण किसका है? तो आचार्य विश्वनाथ का। और दंडी का नाम भी आएगा इसमें। तो दंडी का ग्रंथ कौन सा है? काव्यादर्श। तो याद रखना है इनको। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। इंपॉर्टेंट है, चिंतामणि त्रिपाठी से चली। किसके अनुसार? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कवि कल्पत्रु और काव्य प्रकाश 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सभी अंगों का पूरा निरूपण किया। यानी कि इनके ग्रंथ है, किनके? चिंतामणि त्रिपाठी के ग्रंथ है काव्य विवेक, कवि कल्पत्रु और काव्य प्रकाश। 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया। और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। उसके उपरांत तो लक्षण ग्रंथों की भरमार सी होने लगी। कवियों ने कविता लिखने की एक प्रणाली ही बना ली कि वे पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखना, फिर उसके उदाहरण के रूप में कविता की सवैया लिखना। हिंदी साहित्य में ये अनूठा दृश्य खड़ा हुआ। संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य 2 भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे। हिंदी काव्य क्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया। इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन या पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है, उसका विकास नहीं हुआ। कवि लोग एक ही दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे।
काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी न हुआ। इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। जो कुछ लिखा जाता था वो पद्य में ही लिखा जाता था। पद्य में किसी बात की सम्यक मीमांसा या उस पर तर्क वितर्क हो नहीं सकता। इस अवस्था में चंद्रालोक की यह पद्धति भी सुगम दिखाई पड़ी कि एक श्लोक या एक चरण में ही लक्षण कहकर छुट्टी ली। उपर्युक्त बातों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी के लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते थे। वे वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार्य के गुण नहीं है। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ हैं। बहुत स्थलों पर जो उनके द्वारा अलंकार आदि के स्वरूप का भी ठीक ठीक बोध नहीं हो सकता। कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं है। शब्द शक्ति का विषय तो 2 ही 4 कवियों ने नाम मात्र के लिए लिया, जिससे उस विषय का स्पष्ट बोध होना तो दूर रहा, कहीं कहीं भ्रांत धारणा अवश्य उत्पन्न हो सकती है। काव्य के साधारणतः 2 भेद किए जाते थे, श्रव्य काव्य और दृश्य। काव्य के कितने भेद किए जाते थे? तो 2, श्रव्य और दृश्य। इनमें से दृश्य काव्य का निरूपण तो छोड़ ही दिया। सारांश है कि इन रीतियों पर ही निर्भर रहने वाले व्यक्ति का साहित्य ज्ञान कच्चा ही समझा जाना चाहिए। यह सब लिखने का अभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि यह न समझा जाए कि रीतिकाल के भीतर साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन तथा नई नई बातों की उद्भावना होती रही। केशवदास के वर्णन में दिखाया जा चुका है कि उन्होंने सारी सामग्री कहाँ कहाँ से ली। आगे होने वाले लक्षण ग्रंथकार कवियों ने भी सारे लक्षण और भेद संस्कृत की पुस्तकों से लेकर लिखे हैं, जो कहीं कहीं अपर्याप्त है। अपनी ओर से उन्होंने न तो अलंकार क्षेत्र में कुछ मौलिक विवेचन किया, न रस क्षेत्र में। काव्यांगों का विस्तृत समावेश दास जी ने, यानी कि भिखारी दास जी ने अपने काव्यांग निरूपण में, तो काव्यांग निर्णय में किया। काव्यांग निर्णय किनका है? तो दास जी का, यानी कि भिखारी दास का। अलंकारों को जिस प्रकार उन्होंने बहुत से छोटे छोटे प्रकरणों में बांट कर रखा है, उससे भ्रम हो सकता है कि शायद किसी आधार पर उन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण किया है, पर वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार के वर्गीकरण का प्रयत्न नहीं किया। दास जी की एक नई योजना अवश्य ध्यान देने योग्य कि संस्कृत काव्य के अंत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था। इससे संस्कृत के साहित्य ग्रंथों में उसका विचार नहीं हुआ, पर हिंदी काव्य में बराबर आरंभ से ही मिलता है, तथा दास जी ने अपनी पुस्तक में उसका विचार करके बड़ा ही आवश्यक कार्य किया। भूषण का भाविक छवि एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में संस्कृत ग्रंथों में के भाविक का ही दूसरा या परिवर्तित रूप है। भाविक का संबंध कालगत दूरी से है और उसका देशगत से, बस इतना अंतर है। दास जी के अतिशयोक्ति के 5 नए दिखाई पड़ने वाले वेदों में 4 तो भेदों के भिन्न योग हैं, 5वां संभावना अतिशयोक्ति तो संबंध अतिशयोक्ति ही है। देव कवि का संचारियों के बीच छल बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सूझ समझ पड़ा है। उन्हें समझना चाहिए कि देव ने जैसे और सब बातें संस्कृत की रस तरंगिणी से ली हैं, वैसे यह छल भी। सच पूछे तो छल का अंतर्भाव अवहिता में हो जाता है। इस बात का संकेत पहले ही किया जा चुका है कि हिंदी के पद्यबद्ध लक्षण ग्रंथों में दिए हुए लक्षणों और उदाहरणों में बहुत जगह गड़बड़ी पाई जाती है। अब इस गड़बड़ी के संबंध में 2 बातें कही जा सकती, या तो कहे कि कवियों ने अपना मतभेद प्रकट करने के लिए जानबूझकर भिन्नता कर दी है, अथवा प्रमादवश और समझकर। मतभेद तो तब कहा जाता जब कहीं और नूतन विचार पद्धति मिलती, अतः दूसरा कारण ही ठहरता है। कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। केशवदास जी ने रूपक के 3 भेद दंडी कैसे लिए, यानी कि केशवदास जी ने रूपक अलंकार के जो 3 भेद लिए वो किससे लिए? दंडी से लिए। उसमें है अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक। इसमें से प्रथम का लक्षण भी स्वरूप व्यक्त नहीं करता और उदाहरण भी अधिक ताद्रुप्य रूपक का ही हो गया है। विरुद्ध रूपक भी दंडी से नहीं मिलता और रूपक का अतिशयोक्ति हो गया।
रूपक रूपक दंडी के अनुसार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का, यानी कि रूपक रूपक दंडी के अनुसार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत पर एक अप्रस्तुत का आरोप करके फिर दूसरे अप्रस्तुत का आरोप कर दिया जाता है। केशव के न तो लक्षण से यह बात प्रकट होती है न ही उदाहरण से। उदाहरण में दंडी के उदाहरण का ऊपरी ढांचा भर झलकता है पर असल बात का पता नहीं। इससे स्पष्ट है कि बिना ठीक तात्पर्य समझे ही लक्षण और उदाहरण हिंदी में दे दिए गए, यानी कि इन्होंने संस्कृत के आचार्यों का ही अनुकरण किया। सेकंड नंबर पे है कि भूषण क्या। प्राय सभी हिंदी कवियों ने भ्रम और संदेह और स्मरण अलंकारों के लक्षणों के सादृश्य की बात छोड़ दी है। इससे बहुत जगह उदाहरण अलंकार के न होकर भाव के हो गए। भूषण का उदाहरण सबसे गड़बड़ है। तीसरा पॉइंट है शब्द शक्ति का विषय दास ने थोड़ा सा लिया, यानी कि भिखारी दास ने, उससे उसका कुछ भी बोध नहीं हो सकता। उपादान लक्षण और लक्षण भी विलक्षण है और उदाहरण भी असंगत। उदाहरण तो साफ झलकता है पर इस लक्षण का स्वरूप ही समझने में भ्रम हुआ है। जबकि काव्यांगों का स्वतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ तब तरह तरह के वाद कैसे प्रतिष्ठित हो सकते। संस्कृत साहित्य में जैसे अलंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद, ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद इत्यादि अनेक वाद पाए जाते हैं, वैसे वादों के लिए हिंदी की रीति क्षेत्र में रास्ता ही नहीं निकला। केशव को ही अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कवि कह सकते हैं। केशव के उपरांत रीतिकाल में होने वाले कवियों ने न किसी वाद का निर्देश नहीं किया, वे रस को ही काव्य की आत्मा या प्रधान वस्तु मानकर चले। महाराज जसवंत सिंह ने अपने भाषाभूषण की रचना चंद्रावलोक के आधार पर की। तो भाषाभूषण की रचना किसके आधार पर की? चंद्रालोक की। और भाषाभूषण किसका ग्रंथ है? तो महाराज जसवंत सिंह का। इनमें जितने भी ग्रंथ आए, जितने भी कवि आए, उनको याद रखना है। यानी कि जसवंत सिंह ने भाषाभूषण की रचना चंद्रालोक के आधार पर की, पर उसके अलंकार की अनिवार्यता वाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया। इन कृति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। यानी कि इन रीति ग्रंथों के कर्ता कैसे थे? भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण, यानी कि काव्यांगों का निरूपण करने का कोई उनका लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य तो क्या था? कविता करना। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य ये हुआ कि रसों, विशेषतः श्रृंगारस और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयगायी उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हुए। ऐसे सरस और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे लक्षणों से चुनकर इकट्ठा करे तो भी उनकी इतनी लंबी अधिक संख्या न होगी। अलंकारों की अपेक्षा नायिका भेद की ओर कुछ अधिक झुकाव रहा। इससे श्रृंगार रस के अतिरिक्त बहुत मुक्तक रचना हिंदी में हुई। इस रस पर इतना अधिक विस्तार हिंदी साहित्य में हुआ कि इसके एक अंग को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ रचे गए हैं। इस रस का सारा वैभव कवियों ने नायिका भेद के भीतर दिखाया और रस ग्रंथ वास्तव में नायिका भेद के ही ग्रंथ हैं, जिनमें और दूसरे रस के पीछे संक्षेप में चलते कर दिए गए। नायिका श्रृंगार रस का आलंबन है। नायिका ही श्रृंगार रस का क्या है? आलंबन है। इस आलंबन के अंगों का वर्णन एक स्वतंत्र विषय हो गया और न जाने कितने ग्रंथ केवल नक्षिक वर्णन के लिखे गए। इसी प्रकार उद्दीपन के रूप में षट ऋतु वर्णन पर भी कहीं अलग पुस्तकें लिखी गई। विप्रलंब संबंधी 12 मासे भी कुछ कवियों ने लिखे। रीति ग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी। प्रकृति की अनेक रूपता, जीवन की भिन्न भिन्न चिंतें, बातों तथा जगत के नाना रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि नहीं जाने पाई। वह एक प्रकार से बद और परिमित सी हो गई। उसका क्षेत्र संकुचित हो गया और वाग्धारा बंधी हुई नालियों में प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रस सिक्त होकर सामने आने से रह गए। दूसरी बात यह हुई कि कवियों की व्यक्तिगत विशेषता भी की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया। कुछ कवियों के बीच भाषा शैली, पद विन्यास, अलंकार विधान आदि बाहरी बातों का भेद हम थोड़ा बहुत दिखा सके, पर उनकी आभ्यंतर प्रवृत्ति के अन्वीक्षण में समर्थ उच्च कोटि की आलोचना की सामग्री बहुत कम पा सकते हैं।
रीतिकाल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों के द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उस समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जिससे उस च्युत संस्कृति दोष का निराकरण होता तो ब्रजभाषा काव्य में थोड़ा बहुत सर्वत्र पाया जाता, और नहीं तो वाक्य दोषों का पूर्ण रूप से निरूपण होता, जिससे भाषा में कुछ और सफाई आती। बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्य रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। भूषण अच्छे कवि थे, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भूषण अच्छे कवि थे। जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, पर भाषा उनकी अनेक स्थलों पर सदोष है। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते तो शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता, तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों को न होता। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत बड़ी गड़बड़ी बनी रही। भाषा की गड़बड़ी का एक कारण ब्रज और अवधी इन दोनों काव्य भाषाओं का कवि की इच्छानुसार सम्मिश्रण भी था। यद्यपि एक समान साहित्यिक भाषा किसी प्रदेश विशेष के प्रयोगों तक ही परिमित नहीं रह सकती, पर वह अपना ढांचा बराबर बनाए रहती है। काव्य की ब्रज भाषा के संबंध में अधिकतर यही बात रही। सूरदास की भाषा में यत्र तत्र पूर्वी प्रयोग जैसे मोर, हमार, कीन, अस, जस इत्यादि बराबर मिलते हैं। बिहारी की भाषा भी कीन, दीन आदि की से खाली नहीं है। रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर अवध में हुआ, अतः इस काल में काव्य की ब्रजभाषा में अवधि के प्रयोग और अधिक मिले हैं। इस बात को किसी कवि ने लक्ष्य भी किया है। दास जी ने अपनी काव्य निर्णय में काव्य भाषा पर भी कुछ दृष्टिपात किए, यानी कि काव्य निर्णय में काव्य भाषा पर कुछ दृष्टिपात किया। मिश्रित भाषा के समर्थन में दास जी कहते हैं, दास जी की पंक्ति है भिखारी दास की, ब्रज भाषा भाषा रुचिर, ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई, मिल संस्कृत पारस्यो पे अति प्रगट जू होए, ब्रज मागदी मिले अमर नाग यवन बाखनी, सहज पारसी हूँ मिले सट विधि कहत बकानी। इन पंक्तियों को याद रखना है। उक्त दोहों में मागधी शब्द की पूर्वी भाषा का अभिप्राय है। अवधि अर्ध मागधी से निकली मानी जाती है, यानी कि अवधि किससे मानी जाती है तो अवधि अर्ध मागधी से मानी जाती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। जबाद आने के लिए ब्रज का निवास आवश्यक नहीं है। आप्त कवियों की वाणी भी प्रमाण है। इस बात को दास जी ने स्पष्ट कहा। ये भी दास जी की पंक्तियां हैं कि सूर केशव मंडन बिहारी, सूर केशव मंडन बिहारी, कालिदास ब्रह्म चिंतामणि मतिराम भूषण सु जानिए, लीलावर सेनापति निपट नेवाज निधि, नीलकंठ मिश्र सुखदेव देव मानी है, आलम रहीम रश खान सुंदरादिक, अनेक कन सुमति बहे कहाते लो बखानी है, ब्रजभाषा हेत ब्रजवास ही नहीं अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए। मिली जुली भाषा के प्रमाण में दास जी कहते हैं कि तुलसी और गंग तक ने जो कवियों के शिरोमणि हुए ऐसी भाषा का व्यवहार किया है। तुलसी गंग दुहो बहे सुकवि न्याय के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तुलसी गंग दुहो बहे सुकवियन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। पंक्ति में इंपोर्टेंट है। इस सीधे सादे दोहे का जो यह अर्थ ले कि तुलसी और गंग इसलिए कवियों के सरदार हुए, उनके काव्यों में विविध प्रकार की भाषा मिली। उनकी समझ को क्या कहा जाए। दास जी ने काव्य भाषा के स्वरूप का जो निर्णय किया वह कोई 100 वर्षों की काव्य परंपरा के पर्यालोचन के उपरांत, अतः उनका स्वरूप निरूपण तो बहुत ठीक है, पर उन्होंने काव्य भाषा ब्रजभाषा ही कही, जिसमें और भाषाओं के शब्दों का भी मेल हो सकता है, पर भाषा संबंधी और अधिक मीमांसा न होने के कारण कवियों ने अपने को अन्य बोलियों के शब्दों तक ही परिमित नहीं रखा। उनके कारक चिन्हों और क्रियाओं के रूपों का भी वे मनमाना व्यवहार बराबर करते रहे। ऐसा वे केवल सौंदर्य की दृष्टि से करते थे, किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं करना कि भूतकाल के लिए वे छंद की आवश्यकता के अनुसार कियों, किना, करियों, करियों, कीन, यहाँ तक कि किए तक रखने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि भाषा को वह स्थिरता न प्राप्त हो सकी जो किसी साहित्यिक भाषा के लिए आवश्यक है। रूपों के स्थिर न होने से यदि कोई विदेशी काव्य की ब्रजभाषा का अध्ययन करना चाहे
तो उसे कितनी कठिनता होगी। भक्ति काल की प्रारंभिक अवस्था में ही किस प्रकार मुसलमानों के संसर्ग से कुछ पारसी के शब्द और चलन भाव मिलने लगे, इसका उल्लेख हो चुका है। नामदेव और कबीर आदि की तो बात ही क्या, तुलसीदास ने भी गनी, गरीब साहब इत्यादि, इताथी, उमर दराज आदि बहुत से शब्दों का प्रयोग किया। सूर में ऐसे शब्द अवश्य कम मिलते हैं। फिर मुसलमानी राज्य की दृढ़ता के साथ साथ इस प्रकार के शब्दों का व्यवहार ज्यों ज्यों बढ़ता गया त्यों त्यों कवि लोग उन्हें अधिकाधिक स्थान देने लगे। राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हुआ। पारसी के लच्छेदार शब्द वहाँ चारों ओर सुनाई देने लगे। अतः भाट या कवि लोग आयुष्मान और जय जयकार तक ही अपने को कैसे रख सकते थे। वे भी दरबार में खड़े होकर उमर दराज महाराज तेरी चाहिए, उमर दराज महाराज तेरी चाहिए पुकारने लगे। भगत बुलंद आदि शब्द उनकी जबान पर भी नाचने लगे। ये तो हुई व्यवहारिक भाषा की बात। पारसी काव्य के शब्दों को भी थोड़ा बहुत कवियों ने अपनाना आरंभ किया। रीतिकाल ऐसे शब्दों की संख्या कुछ और बढ़ी, पर यह देखकर हर्ष होता है कि अपनी भाषा की सरसता का ध्यान रखने वाले उत्कृष्ट कवियों ने ऐसे शब्दों का बहुत ही कम स्थान दिया। परंपरागत साहित्य का कम अभ्यास रखने वाले साधारण कवियों ने कहीं कहीं बड़े बेढंगे तौर पर ऐसे विदेशी शब्द रखे। कहीं कहीं कुसबोयन आदि उनके विकृत शब्दों को देखकर शिक्षितों को एक प्रकार की विरक्ति सी होती है और उनकी कविता गंवारों की सी रचना लगती है। शब्दों के साथ साथ कुछ थोड़े से कवियों ने इश्क की शायरी की पूरी अलंकार सामग्री तक उठाकर रख ली और उनके भाव भी बंध गए। रस निधिकृत रतन हजारा किसका है, तो रस निधिकृत रतन हजारा में यह बात अरुचिकर मात्र में पाई जाती है। बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कवि भी यद्यपि पारसी भाव के प्रभाव से नहीं बचे, पर उन्होंने उन भाव को अपने देसी सांचे में ढाल लिया जिससे वे खटकते क्या सहसा लक्ष्य भी नहीं होते। उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ पारसी की शैली की है, पर बिहारी रस भंग करने वाले विभस रूप कहीं नहीं लाए हैं। यहाँ पर उल्लेख कर देना भी आवश्यक जान पड़ता है। रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद कवित्व और सवैये ही रहे। तो इम्पोर्टेंट है कि रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद कौन से थे, तो कवित्व और सवैये ही रहे। कवित्व श्रृंगार और वीर दोनों रसों के लिए समान रूप से उपयुक्त माना गया। कवित्व छंद है ना, वो श्रृंगार और वीर दोनों के लिए समान रूप से उपयुक्त माना गया। वास्तव में पढ़ने के ढंग में थोड़ा विभेद कर देने में उसमें दोनों के अनुकूल नाद सौंदर्य पाया जाता है। सवैया, श्रृंगार और करुण इन दो कोमल रसों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। यद्यपि वीर रस की कविता में इसका व्यवहार कवियों ने जहाँ तहाँ किया, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की ही रही, यानी कि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता रही इस काव्य में, किसमें, रीतिकाल में। इससे इस काल को रस के विचार में कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, यानी कि इस काल को अगर श्रृंगार काल कहा जाए तो कह सकता है। श्रृंगार के वर्णन को बहुत तेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया। इसका कारण जनता की रुचि थी, जिसके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया। यानी कि अगर रीतिकालीन प्रमुख प्रवृत्तियों की देखें तो मुक्त काल की प्रधानता थी और श्रृंगार रस की प्रधानता थी। काव्यांग निरूपण की प्रवृत्ति थी, इसमें पांडित्य प्रदर्शन किया गया। भाव पक्ष की अपेक्षा इसमें कला पक्ष को अधिक महत्व दिया गया। ब्रजभाषा का स्वर्णकाल कहते हैं। दरबारी संस्कृति का चित्रण इसमें मिलता है। तो ये था आज का टॉपिक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक के अनुसार रीतिकाल का प्रकरण 1 सामान्य परिचय। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।